हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विक्रम कुमावत आप सभी का ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए जुड़ जाइए मेरे इस सुहाने सफ़र में और बात करते हैं हम आज के इस टॉपिक के बारे में, आज के इस सफ़र के बारे में। कल का हमारा सफ़र रहा था जिसमें हमने बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। और आज के सफर में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। और इसमें भी जो ये सुहाना सफर है, ये कैसा सफर है? प्रमुख अनुच्छेद, जो संविधान के मुख्य अनुच्छेद हैं, वो आपको ऐसे कंटिन्यू याद करवा दूंगा। आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बुक में कि इसको कैसे रट्टा लगाए। आप एक बार इस सफर को कंटिन्यू देखोगे, वीडियो को, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इस सफर को शुरू करने से पहले आप एक बार एक छोटा सा काम कीजिए। बोलो बाबूजी महाराज की जय हो, जय बोल दीजिए। घर वाले सोच रहे होंगे सही है, पढ़ रहा है बच्चा, नहीं तो सोचेंगे कि नींद आ गई होगी। करें शुरू? करें? तो तब तक आप लाइक शेयर जरूर कीजिए इसको, ठीक है? चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या आज का टॉपिक? उपराष्ट्रपति। कल हमने बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस अनुच्छेद में किसका उल्लेख है। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे उनका मैंने वर्णन कर दिया था। और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में। हम ये अनुच्छेद वो कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, आपको आराम से उनके बारे में याद हो जाए, ठीक है? तो एक थोड़ा सा मैं पीछे का रिवाइज करता हूं कि मैंने बात की थी अनुच्छेद 52 में, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कैसा होगा? 52। अनुच्छेद 53 में, यानी कि 13 में अर्पण क्या करना है? 13 में अर्पण संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको दे दी? राष्ट्रपति को। उसके बाद में 54, यानी कि क्या करना? चूज करना है, यानी कि चूज करने वाले, यानी कि मतदान करने वाले कौन कौन होंगे। राष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, ये हो गया 54। उसके बाद में क्या होता है? मतदान करने वाले आगे फिर मतदान ही करवाएंगे, यानी कि 55 में क्या करना है? अनुच्छेद 55 में मतदान करवाया, फिर मतदान हो गया, चुनाव हो गया। उसके बाद में क्या होता है? कार्यकाल ही होता है। क्या होता है? कार्यकाल। हमने क्या कहा? कार्यकाल आपको याद कैसे करना है? यदि आपका 56 इंच का सीना होगा तभी आप अपना कार्यकाल पूरा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो उसने कहा 56 इंच का सीने का क्या मतलब है? हमने कहा 56 इंच का सीना नहीं, 56वां अनुच्छेद याद रखो आप, ठीक है? कार्यकाल पूरा होने के बाद में क्या होता है? वो दोबारा बढ़ने की बात करेगा, दोबारा राष्ट्रपति बनने की बात करेगा। हमने कहा ठीक है, अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख कर देते हैं। उसके बाद में क्या? यदि आप दोबारा राष्ट्रपति बना रहे हो तो उसके लिए कुछ योग्यता तो होनी चाहिए ना। तो योग्यता का उल्लेख कर दिया हमने 58 में। योग्यता से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, कुछ शर्तें भी तो होनी चाहिए। शर्तें किसमें? 59 में। फिर आपने कहा सर शर्तें कोई नहीं मानेगा। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ शपथ भी दे देते उनको। शपथ किसमें? अनुच्छेद 60 में, ठीक है? उसके बाद में क्या है? आपने कहा सर कसमें वादे हर कोई तोड़ता है। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे पास एक लास्ट ब्रह्मास्त्र है, वो कौन सा है? महाभियोग। कौन सा है? महाभियोग। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। वो किसमें? अनुच्छेद 61 में, ठीक है? आपने कहा सर हटा तो दिया। अब हमने कहा एक हमारे पास एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 62। उसमें लिखा है यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी प्रकार से रिक्त हो जाता है तो उसको यथा समय भर लिया जाना चाहिए। यथा समय भर लिया जाना चाहिए। यदि जो ये मतलब कि अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो यानी कि कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है? यदि बीच में किसी प्रकार की रिक्ति हो जाती है, जैसे पद त्याग से, दूसरा महाभियोग से, तीसरा मृत्यु से, यदि तीनों में से किसी प्रकार से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लिए जाने चाहिए। और ये जो 6 महीने हैं उनके बीच में जितना ये खाली कार्यकाल रहा, आपने कहा सर इसमें कौन कार्य करेगा? तो इसके लिए मैंने बताया था हमारे पास एक स्टेपनी होती है। क्या होती है? स्टेपनी। और इस स्टेपनी को बोलते हैं उपराष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। और यही है हमारा आज का सफर, उपराष्ट्रपति, ठीक है? तो अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ठीक है, आपने कहा सर, आपने कहा स्टेपनी है, तो स्टेपनी का उल्लेख किसमें? तो 62 में क्या बताया था कि जल्दी से जल्दी भर लिया जाए, और जब तक खाली है तब तक कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा स्टेपनी के लिए, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। तो हमने एक अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद
63, ये लो अनुच्छेद 63वां। इसमें उल्लेख है कि भारत का एक, ये लो, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 63 में। यानी कि मैंने कहा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कोई तो कोई होना चाहिए, स्टेप नहीं होनी चाहिए, तो उसका भी उल्लेख जस्ट आगे वाले अनुच्छेद में कर दिया। किसमें? 63 में। क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आपने कहा सर होगा तो सही, वो होगा कौन, कहां से लेके आएंगे? तो उसके लिए जस्ट इसके आगे वाला अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद 64 यानी कि 64वां अनुच्छेद। इसमें क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लिख दो यहां पर, उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। ये लो लिख दिया, पदेन सभापति। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, अब मैं आपको इसके साथ में एक बात और बताने वाला हूं कि ये अनुच्छेद कौन सा लिखा है? 64वां। यही अनुच्छेद एक और आएगा, अनुच्छेद कौन सा? 89, 89वां अनुच्छेद है। उसमें भी यही बात है कि जिसमें यानी कि 89वें अनुच्छेद में क्या वर्णन है? राज्यसभा के बारे में वर्णन है। और राज्यसभा में यह लिखा है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और इधर कहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा। एक ही बात है दोनों। ठीक है, समझ में आ गई? यानी कि अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 में क्या उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। समझ में आ गई? कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं आपको, वो ये है कि अनुच्छेद 97, इसमें यह उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो किस पद के लिए मिलते हैं? आप बताइए जरा, कमेंट्स में बताइए कमेंट्स में कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं वो किस पद के लिए मिलते हैं? उनको उपराष्ट्रपति के लिए मिलते हैं, या राष्ट्रपति पद के लिए मिलते हैं, या राज्यसभा के सदस्य के लिए मिलते हैं, या राज्यसभा के उपसभापति के या सभापति के, किसके लिए मिलते हैं? आप बताइए। तो ये मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनको क्या मिलते हैं? वेतन और भत्ते मिलते हैं। सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं। वेतन भत्ते मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के लिए। यानी कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसी के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी अनुच्छेद में कोई उल्लेख नहीं है कि इनको क्या वेतन दिया जाना चाहिए, क्या भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके लिए उल्लेख है राज्यसभा का, जो ये अनुच्छेद है कौन सा? 97वां अनुच्छेद है। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, न कि उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए मिलते हैं। उसके बाद ठीक है, आपने कहा सर लेके आ गए हम किनको? उपराष्ट्रपति है उनको लेके आ गए, चलो राज्यसभा से। अब वो काम क्या करेगा भाई? आपने कहा वेतन भत्ते तो उनको इसके लिए मिलते हैं, तो वो काम क्या करेगा? तो मैंने इसके लिए बताया था कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 65 में, 65 अनुच्छेद में लिखा है कि जब भी राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त होगा, उस समय
जो ये उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि राष्ट्रपति को उसमें जितने भी लाभ मिलते हैं, जो भी पेंशन मिलती है, जो भी मतलब कि वेतन भत्ता, सब कुछ जो भी लाभ मिलते हैं राष्ट्रपति को मिलते हैं, वही लाभ उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। क्योंकि वो उस समय राष्ट्रपति तो है, वो एक राष्ट्रपति तो है। उनको सारे के सारे मतलब कि आदेश, लाभ, सब कुछ उनको, वो अपने आप में हैसियत उनको आ जाती है। कैसे? उस पद पर बनते ही। चलो 65 में क्या है? जब भी राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और इस बात के साथ आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। उस समय ये जो वेतन भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, ये वेतन भत्ते उस समय बंद हो जाएंगे। आपको भी पता है क्या एक साथ 2 पद का कभी वेतन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। एक साथ 2 पद के लिए कभी वेतन नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर उनको वही वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते हैं, वही सुविधाएं मिलती है जो राष्ट्रपति को मिलती है। समझ में आ गई? ये बात आप ध्यान में रखना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उनको वेतन भत्ते किस पद के लिए मिलते हैं? तो इसके लिए कभी नहीं मिलते हैं। मिलते हैं कि सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जो राष्ट्रपति को मिलने वाले वही वेतन और भत्ते इनको मिलते हैं। ठीक है? उस समय ये बंद हो जाते हैं। ठीक है? समझ में आ गई बात? क्या है 65 में कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, चाहे वो कैसे ही रिक्त हुआ है, अनुपस्थित है राष्ट्रपति, उस समय ये क्या होगा? जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चलो इसको आप नोट कर लो एक बार, आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले आगे। हमने बात की थी कि जब भी राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त होगा, उस समय यह क्या होगा? जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त है उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है? आपने कहा ये तो करेगा, तो सही उनको ये काम दे दिया, लेकिन उनके लिए जो चुनेंगे तो सही ना, पहले कौन चुनेंगे? उनको चुनाव तो करवाओ आप उनका। हमने कहा ठीक है, चुनाव करवा देंगे। मैंने आपको एक बताया था राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है। मैंने कहा था 5 तारीख 5वां महीना, यानी कि अनुच्छेद 55वां। अब इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कब होते हैं? 6 तारीख 6वां महीना, यानी कि 66वां अनुच्छेद। ये लो लिख दो अपने यहां, अनुच्छेद 66। इसमें क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में। ये लो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इस जगह आप गौर से ध्यान देना कि इसमें निर्वाचन करने वाले कौन कौन होते हैं। संसद के सभी सदस्य होते हैं, यानी कि जो संसद के दोनों सदन है, संसद के सभी सदस्य। आप कहोगे सर सभी सदस्य कौन कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए संसद में एक तो लोकसभा होती है, दूसरा राज्यसभा होती है। और इन दोनों सदनों के जो सदस्य हैं कौन कौन से? एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य, यानी कि निर्वाचित प्लस मनोनीत।
ये लो, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। और दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में इनके साथ साथ में जो राज्यों की विधानसभा है उनके भी जो निर्वाचित सदस्य है वो भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के जो दोनों सदन हैं उनके सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। समझ में आ गई बात? इस जगह आप कंफ्यूज होते हो कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के जो निर्वाचित सदस्य वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो दोनों सदन है वो सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। इसके अलावा और कोई सदस्य भाग नहीं लेता। समझ में आ गई बात? एक बात बता दूं कि सर राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य वो क्यों नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि मनोनीत कौन करता है उनको? राष्ट्रपति तो करते हैं, तो फिर वो क्यों भाग लेंगे उसमें? ठीक है, इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इसके बाद इसमें और क्या उल्लेख है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो कैसी है? उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है भाई, निर्वाचन प्रणाली लिख लो। कैसी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, लिख दो यहां पर। आनुपातिक क्या? ये चुनाव की प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ में आ गई बात? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 66 में। ठीक है, इसके बाद में इनकी योग्यता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए योग्यता? योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। हाँ, एक बात मैं और बता दूं इसमें, आप पहले ये नोट कीजिए कि योग्यता क्या होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसा हो सकता है? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? जो उपराष्ट्रपति है उनके लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके अलावा वह 35 वर्ष की आयु रखता हो। तीसरी बात, वह भारत का नागरिक हो, यह भी साथ साथ में है। लेकिन जो मुख्य है वो है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। सदस्य बनने की सिर्फ योग्यता चाहिए, ठीक है ना, वो सदस्य नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था, मैं बता दूं, जो क्वेश्चन आते हैं ना मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। मैं सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसमें से बनने वाले हैं, मैं वहीं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप एक बार वीडियो देख लोगे ना, एक बार इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ये जो टॉपिक है एग्जाम में आने वाले उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले एग्जाम में और किस टाइप के प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किस सदन का सदस्य होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता वैसे वो, ठीक है ना, सिर्फ वो सभापति ही होता है। अब बात करते हैं
कि जो राष्ट्रपति है उनके लिए मैंने भी एक योग्यता बताई थी। राष्ट्रपति के लिए जो योग्यता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। दोनों में फर्क है। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? योग्यता हो गई, निर्वाचन प्रणाली होगी और निर्वाचक, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो हो गया निर्वाचक मंडल। ठीक है, कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? संसद के सभी सदस्य। हो गई बात। अब बात करते हैं अपने आगे की। अनुच्छेद 67वां। भाई चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद में क्या होता है? कार्यकाल आता है। चुनाव होने के बाद में कार्यकाल ही तो पूरा करेंगे वो अपना, और क्या करेंगे? तो ये लो चुनाव किसमें करवाया? 66 में। 67 में क्या है? कार्यकाल। ये लो लिख दो। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष का लिख दिया। अब मान लो कि वो बीच में अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? लिख दो इसका भी उल्लेख। 67 क में क्या उल्लेख है? 67 क में उल्लेख है कि त्याग पत्र से संबंधित। त्याग पत्र किसको देगा? ये देगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 67 क में उल्लेख है कि अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। यदि बीच में उसको जची नहीं कि कार्यकाल मुझसे पूरा नहीं हो रहा है, उपराष्ट्रपति बयान बोला, ये लो त्याग पत्र किसको देना है? राष्ट्रपति को दे दिया, अपना पद रिक्त। ठीक है, अब एक और अनुच्छेद है 67 ख। इसमें यह लिखा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है, जैसे मैंने बताया था, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, लेकिन इसके लिए महाभियोग के आधार का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाने का क्या उल्लेख है कि वो यदि अपने पद का अतिक्रमण करे, यानी कि नियमों का उल्लंघन करे, तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई आधार नहीं है कि किस कारणवश से उसको हटाया जा सके, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति को किसी कारणवश हटाया जाना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मैं बता देता हूं। महाभियोग यानी कि एक प्रस्ताव लाना है। वो प्रस्ताव किसमें लेके आना है? ये बातें आपको नोट करनी है। एक प्रस्ताव लेके आना है राज्यसभा में संकल्प के रूप में एक प्रस्ताव लेके आना है। संकल्प के रूप में प्रस्ताव लाना है। ठीक है, प्रस्ताव लेके आ गए। सिर्फ लेके किस में आना है? राज्यसभा में। सिर्फ और सिर्फ पहला जो सदन है वो राज्यसभा ही होगा। उसमें उपराष्ट्रपति के लिए यानी कि महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है, महाभियोग जैसा ये संकल्प है, वैसा प्रस्ताव लाने के लिए पहले राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति है उसके लिए जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता था। चाहे तो पहले लोकसभा में लाया जा सकता है, चाहे तो पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए पहले राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। और इसकी सूचना 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को भी सूचित करना है कि हम भैया आपके ऊपर ये महाभियोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सूचित करना है। अब एक बात और है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत पहले सदन में और 2/3 सदस्यों का ही बहुमत दूसरे सदन में होना जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? यदि ये जो राज्यसभा है साधारण बहुमत से, जो समस्त
तत्कालीन वहां पर सदस्य हैं, उन समस्त सदस्यों के साधारण बहुमत से ही ये पास हो जाता है। तो ये दूसरे सदन में, दूसरा सदन कौन सा, लोकसभा, और उसकी सिर्फ सहमति चाहिए, लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ सहमति चाहिए कि हाँ ठीक है, हमें भाई मंजूर है, आप ये प्रस्ताव लेके आए हो, हमें मंजूर है, तो उससे उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? किस में उल्लेख है? 67 ख में। आप इसको एक बार नोट कर लो, या इधर ही मैं लिख देता हूं इसके बारे में, नहीं आगे ठीक रहेगा। क्या बताया है कि राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए और लोकसभा में सिर्फ सहमति चाहिए कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव लेके आए हो, अच्छी बात है, हटा सकते हो आप। इतने से ही उपराष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। अनुच्छेद 67 कंप्लीट हुआ। 67 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। 67 क्या में क्या है? त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। 67 ख में क्या है? क्या 67 ख में? 67 ख में बताया महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है जिसके तहत उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। कैसे लाना है? सिर्फ पहले राज्यसभा में लाना है, लोकसभा में इसको नहीं लाया जा सकता। सर्वप्रथम शुरुआत किससे होती है? राज्यसभा सदन से, ठीक है। उसके लिए साधारण बहुमत जरूरी है। दूसरी बात, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी भी जरूरी है। तीसरी बात, लोकसभा का सिर्फ सहमति जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है 67 ग, अनुच्छेद 67 ग। जो भी मुख्य अनुच्छेद होंगे मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा, कंटिन्यू आपको कैसे याद करने। 67 ग, इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? उपराष्ट्रपति का जो पद है, मान लो कि 5 साल पूरे हो गए, 5 साल उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, उसके बाद भी मान लो जैसे तैसे कई चुनाव नहीं हुए किसी कारणवश, तो जब तक जो नया उपराष्ट्रपति है वो अपना पद धारण नहीं करता, तब तक ये उस पद पर बने रहेंगे। यानी कि अपना जो उत्तराधिकारी है, कौन होता है उत्तराधिकारी? नया उपराष्ट्रपति होता है। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक उस पद पर बना रहेगा। पद ग्रहण तक पद पर बना रहेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गई बात? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मान लो पूरा हो गया और किसी कारणवश जो नया उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव नहीं हुआ है या उसने पद ग्रहण नहीं किया है, तो ये उस समय तक, यानी कि पद ग्रहण करने तक उस पद पर बना रहेगा। समझ में आ गई बात? अब बात आती है अनुच्छेद आगे की। अनुच्छेद 67 कंप्लीट। अनुच्छेद 68 में ज्यादा कुछ खास नहीं है। अनुच्छेद 69 में क्या है? शपथ है। किसको दिलाते हैं शपथ? उपराष्ट्रपति को। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किनको दिलाई जाती है शपथ? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उपराष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा है अपना। उपराष्ट्रपति को ये लिख देता हूं मैं, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आप कहोगे सर, मान लो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए या दिलाने के समय या राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है या उपस्थित नहीं है, तब राष्ट्रपति कोई भी आदमी किसी को भी एक निर्धारित कर सकता है कि यह शपथ दिला देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। शपथ किस में है? 69 में। क्या है? पहले 67 का मैंने बता दिया, 68 में कुछ खास नहीं है। अनुच्छेद 69 में क्या है कि शपथ का प्रावधान है। किसकी शपथ का? उपराष्ट्रपति की। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है भाई। अब अनुच्छेद 70 में भी कोई खास नहीं है, फिर भी मैं आपको एक उसमें थोड़ा सा खास है। ये लिखा है कि किसी कारणवश मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित होता तो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति उस जगह कार्य करता है, और राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उसके लिए जो ये संविधान में जो संसद है वो कैसा भी नियम बना सकती है कि उस जगह कौन कार्य करेगा, और उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता है वो किसको है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। लिख दो,
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होने पर, दोनों ही अनुपस्थित होने पर संसद जैसा चाहे, संसद जैसा ठीक समझे, जैसा चाहे या जैसा ठीक समझे, जैसा चाहे या जैसा ठीक समझे निर्णय ले सकती है, निर्णय ले सकती है और उस समय और उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति, और उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य, उच्चतम न्यायालय का मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश भी कार्य कर सकता है। समझ में आ गई बात? यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो 70वां संविधान ये कहता है कि संसद जैसा ठीक समझे वैसा निर्णय लेकर जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो मुख्य या वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसमें क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 70 कंप्लीट हुआ और अपने आज के सफर में जो राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेद थे वो भी कंप्लीट हुए। ठीक है, तो एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए या दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे। कंटिन्यू पढ़ना, आपको जो भी अनुच्छेद है उनको कंटिन्यू देखते जाना है और इस सफ़र को बीच में कहीं भी छोड़ना नहीं है। यदि बीच में मिस कर दिया तो आपका सफ़र पीछे छूट जाएगा। तो आज के हमारे सफ़र का क्या नाम था? सुहाना सफ़र। ठीक है, किनका? प्रमुख अनुच्छेदों का। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आगे की वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आगे के अनुच्छेद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।